So today we are going to start issuance for future of sales, which is chapter number 7 of accountancy. चैप्टर नंबर 7 में हम लोग अकाउंटिंग पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंटिंग पार्ट पढ़ने से पहले कुछ थ्योरीज़ है जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिफिनीशन ऑफ अ कंपनी। डिफिनीशन क्या है कंपनी का? अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law। सब सेक्शन 20 और सेक्शन 2 में कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि कंपनी का डिफिनीशन क्या है। तो कंपनी का डिफिनीशन का मतलब है कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई है या उससे पहले कोई भी कंपनी लॉ गवर्न करती थी, उस एक्ट के अंदर अगर कोई भी कंपनी बनी है तो उसको कंपनी बोलते थे। ठीक है, जैसे आप जितनी भी कंपनीज़ का नाम सुनेंगे वो सारी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई है, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है और बहुत सारी कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला है आर्टिफिशियल पर्सन। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, सो इट कैन नेवर फॉल इल, डाई और डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है लॉ की नज़र में, क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है लॉ के अकॉर्डिंग। इसलिए क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए ये हमारी तरह कभी भी बीमार नहीं पड़ती, कभी मरती नहीं है, और कंपनी कभी इंसॉल्वेंट नहीं होती है, दिवालिया नहीं होती है। कंपनी बैंकरप्ट होती है, पर्सन नेचुरल पर्सन इंसॉल्वेंट होते हैं, कंपनी कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होती है, कंपनी हमेशा बैंकरप्ट होती है। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नज़र में, इसलिए कभी वो न मरती है, न बीमार पड़ती है और ना ही इंसॉल्वेंट होती है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों बोलते हैं? कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। कंपनी डिस्टिंक्ट होती है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों अलग होते हैं, और कंपनी जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ वो खरीदती है या पे ऑफ करती है, वो खुद के नाम पे खरीदती है और पे ऑफ करती है। अगर आपको एग्जांपल के थ्रू बताएं तो मान लो कि आप टी शेप में बैलेंस शीट बनाते हो, इस साइड में आप लायबिलिटीज़ लिखते हो अमाउंट, इस साइड में आप एसेट्स लिखते हो, फिर आप अमाउंट लिखते हो। मान लो कि ये कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, तो कंपनी के कैपिटल को आप दिखलाते हो। मान लो कंपनी का कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी एक ऐसी होती है, कंपनी बोलती है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी के मेंबर्स दोनों अलग हैं, यानी जो पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स वो और कंपनी दोनों अलग है। कैसे है? कंपनी के बुक में कंपनी अपने लायबिलिटीज़ में कैपिटल दिखलाती है। ये कैपिटल कौन लगाता है? ये कैपिटल मेंबर्स लगाते हैं। मेंबर्स किनको बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स को बोलते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर शेयर्स खरीदते हैं, वो जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल के अंदर शो होता है, और कंपनी बोलती है कि हमारे लिए आप लायबिलिटीज़ हो, ABC लिमिटेड आपको अपने बुक्स में लायबिलिटीज़ मानती है, और जब कभी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी पैसा अर्न कर लेगी तो कंपनी आपको पैसा वापस कर देगी, क्योंकि आप उसके लिए लायबिलिटी हो। तो आप अलग, कंपनी अलग और आप अलग। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। और कंपनी कोई भी एसेट्स खरीदेगी, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का ही मान लो खरीदती है, तो ये कंपनी के एसेट्स है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम लोग बना रहे हैं तो कंपनी के बैलेंस शीट में ये दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग है, ना कि हमारा है। तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट कैसे हुई? क्योंकि हम और कंपनी दोनों अलग हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। थर्ड है हमारा, थर्ड फीचर्स है परपिचुअल एग्जिस्टेंस। परपिचुअल का मतलब होता है फॉर एवर, एग्जिस्टेंस का मतलब एग्जिस्ट करना। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाई द रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स।
क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी कभी भी रिटायर्ड नहीं होगी मेंबर की तरह, शेयर होल्डर की तरह। कभी कंपनी मर नहीं सकती है, कंपनी पागल नहीं होती है, और कंपनी कभी भी दिवालिया नहीं होती है अपने मेंबर्स की तरह। तो कंपनी आर्टिफिशियल है, और एक बार कंपनी बन जाती है तो वो चलते रहती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी चलते रहती है। कंपनी कहाँ चलते रहती है? कंपनी रजिस्ट्रार के बुक में चलते रहती है। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में लिखा हुआ है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, और अगर वो 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपया पूरा का पूरा नहीं दिया, 8 रुपये ही दिया है, वो 2 रुपये नहीं दिया है, तो 2 रुपये से उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, और ये पैसा कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम में मंगा सकती है, जब कभी भी कंपनी का वाइंडिंग अप आता है तो। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स किसको बोलते हैं हम लोग? तो जब कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं, तो हर छोटा टुकड़ा जो है वो शेयर्स हो जाता है। जैसे कंपनी का कैपिटल 10 लाख रुपए है, और कंपनी एक शेयर्स 10 रुपये का इशू की, तो कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है? कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। तो ये 1 लाख शेयर हो गया। 10 लाख रुपए को 1 लाख शेयर्स में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तो हर एक टुकड़ा शेयर्स हो जाता है। द कैपिटल, जब कैपिटल हो कंपनी का, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट दें, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट दें, एक एक शेयर 10-10 रुपये का इशू कर दिए, तो उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। These shares are freely transferable subject to certain conditions। कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ इनको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि आपको अभी पढ़ना नहीं है, वो आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरीके की बनती है? तो कंपनी 2 तरीके से बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप क्रिएशन भी बोल सकते हो, इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी 2 तरीके की बनती है, एक फॉर्मेशन के बेसिस पे, एक लायबिलिटीज़ के बेसिस पे। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जब हम लोग कंपनी को बनाने चलते हैं तो कंपनी 3 तरीके की बनती है। पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी, तीसरा 1% कंपनी, ठीक है। अब डिटेल में इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? तो प्राइवेट कंपनी is one which by its articles of association। प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रेस्ट्रिक्शन लिखा होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रेस्ट्रिक्शन, जो इंटरनल रूल और रेगुलेशंस होता है कंपनी का, उसमें 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड होगा, उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। तो वो 3 रेस्ट्रिक्शंस क्या है? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। सबसे पहला कि प्राइवेट कंपनीज को बोलेंगे जो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दे, यानी आप इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो शेयर्स को, लाइक पब्लिक कंपनी। सेकेंड है लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, यानी प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू करेगी तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट पे कर सकती है, प्राइवेट लोगों को कर सकती है, और ये 200 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, यानी कंपनी जब भी फ्रेश शेयर इशू कर रही है तो वो 200 लोगों को ही शेयर इशू कर सकती है, उसमें पहले के शेयर होल्डर्स काउंट नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ काउंट नहीं होंगे। मान लो आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो और आपको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो रिक्वायरमेंट होता है प्राइवेट कंपनी के लिए वो 2 होता है, तो जब कभी भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे शेयर इशू करोगे तो वो 2 काउंट नहीं होंगे 200 में, यानी आप फ्रेश 200 लोगों को शेयर इशू कर सकते हो और 2 पहले से थे तो वो 202 मेंबर हो जाएंगे। तो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ काउंट नहीं होते हैं। थर्ड, प्रोहिबिशन एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी कभी भी
पब्लिक में शेयर और डिवेंचर इशू करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती है। इसका मतलब है कि पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है कि आप शेयर और डिवेंचर खरीदो, हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट पे ही ये दे सकती है। सेकंड है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है? ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। पब्लिक कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जिस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये 3 रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है, जिस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ये 3 रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। पब्लिक कंपनी को पहचानने का तरीका क्या है? नाम के बाद, कंपनी के नाम के बाद सिर्फ वर्ड लिमिटेड वर्ड्स यूज़ होता है। प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड यूज़ होता है वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आइए देखते हैं। एंड 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन एज इट मेंबर्स। बोल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी वही होगी जहाँ पे सिर्फ 1 पर्सन मेंबर होगा, वही कंपनी बना सकता है। नेक्स्ट, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी। Only a natural person who is Indian citizen and resident in India can be a member of OPC। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही इंडियन सिटीजन होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रहने वाला होगा, तो ही वो मेंबर बन सकता है और वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया का रहने वाला है और वो नेचुरल पर्सन है तो वो मेंबर बन सकता है और वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या लिखा हुआ है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स ए पर्सन हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि कोई भी पर्सन 182 डेज से ज़्यादा अगर इंडिया में रहा हो पिछले कैलेंडर ईयर में, यानी कि जिस साल में कंपनी बना रहा है उसके पिछले कैलेंडर ईयर में अगर वो 182 दिन से ज़्यादा रहा होगा तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। और अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया और वो नेचुरल पर्सन है तो वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 1 पर्सन कंपनी में कुछ और भी रूल्स है। 1 पर्सन कंपनी कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी। सिर्फ एक पर्सन एक ही कंपनी बना सकता है ओपीसी। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। एक 1 पर्सन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और एक 1 पर्सन कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 पर्सन कंपनी वही बना सकता है जो पर्सन नेचुरल पर्सन है और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा हो पिछले कैलेंडर ईयर में, जिस साल में कंपनी बना रहा है उसके पिछले वाले साल में एक पर्सन सिर्फ एक 1 पर्सन कंपनी बना सकता है और उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन क्या लिखा हुआ है? एंड ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years हैज़ एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एक 1 पर्सन कंपनी आगे चल के वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकती है जब तक कि वो 2 साल उसका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कब से? जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी एक 1 पर्सन कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 2 साल के बाद ही पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। सेकेंड कन्वर्जन में लिखा हुआ है मैंडेटरी। कन्वर्जन इज मैंडेटरी। ये क्या केस है? लिखा हुआ है व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ₹50 लाख। या तो 1 पर्सन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है
किसी भी साल में, या एवरेज एनुअल टर्नओवर किसी भी साल में 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंपनी का कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे वो 2 साल कंप्लीट की हो या नहीं की हो। यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि 1% कंपनी को बने हुए 1 साल ही हुई है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर किसी 1% कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाए, या और लिखा हुआ है या 2 करोड़ से ज़्यादा एवरेज एनुअल टर्नओवर हो जाए, तो वो कंपनी मैंडेटरी हो जाता है उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, 3 तरीके की लायबिलिटी होती है कंपनी की। कंपनी 3 तरीके की लायबिलिटीज़ के बेसिस पे बनती है। सबसे पहला लिखा हुआ है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा लिखा है अनलिमिटेड कंपनी। हम लोगों को जो भी अकाउंटिंग के शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ना है इश्यूएंस फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स में, वो सिर्फ पहला वाला पढ़ना है। नीचे का 2 पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग जानते हैं क्या है। सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। बोलता है कि लायबिलिटी मेंबर्स का लिमिटेड होता है कितने से, जितना पैसा, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड, जितना पैसा वो शेयर्स का नहीं दे पाते हैं। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड बाय देम, जितना पैसा वो शेयर्स पे नहीं दे पाते हैं उतनी से उनकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे 10 रुपये का शेयर था, हमने 8 रुपये दे दिया, हमने 2 रुपये नहीं दिया, तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हमसे 2 रुपये ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती है। और ये कंपनी पैसा मांगेगी भी कब, वाइंडिंग अप के टाइम में। ठीक है, सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। व्हेन मेंबर्स ऑफ ए कंपनी ऑफर ए फर्म assurance to bear the liability to certain extent, the company is said to be limited by guarantee। जब कभी भी मेंबर्स किसी फर्म को एश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी, लॉस हो जाता है, तो वो हम एक परसेंटेज में बियर करेंगे, तो हम उसके लिए गारंटी देते हैं कि हम इतना परसेंट लॉस बियर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, ये कोई कंपनी आज के डेट में नहीं बनती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस कंसेप्ट को हटा दिया गया है, फिर भी आपके बुक्स में दिया है, तो एक बार आप जान जाओ। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड इन दिस केस, यानी अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बनाते हो तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। यानी कभी भी कंपनी को लॉस होता है तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पर्सनल एसेट से कंपनी रिकवर कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा 1% कंपनी के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। यहाँ से आपका कुछ पार्ट जो है अकाउंटिंग में यूज़ होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स का मीनिंग क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। लिखा हुआ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ईच स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं पीछे कि जब कभी भी कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं तो हर छोटा पार्ट, हर एक टुकड़ा जो है शेयर्स बोला जाता है। ए कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक कंपनी 2 तरीके की शेयर इशू कर सकती है, पहला है प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स इज वन विच कैरीज द फॉलोइंग 2 राइट्स। सबसे पहला राइट्स में क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स उस शेयर्स को बोलते हैं जो अपने साथ 2 राइट्स को कैरी करता है। पहला राइट, दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। यानी प्रेफरेंस शेयर्स अपने साथ राइट टू रिसीव डिविडेंड कैरी करता है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, और ये डिविडेंड हम लोग इक्विटी शेयर्स को देने से पहले इनको देते हैं। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हम लोग सबसे पहले उसमें से डिविडेंड किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, और अगर कुछ पैसा बच गया तो जो भी पैसा बचता है वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, सेकेंड
राइट्स क्या है, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है यानी कंपनी को बंद होने के प्रोसीजर में हम लोग डालते हैं, दे हैव द राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो वाइंडिंग अप के टाइम में भी सबसे पहले अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज़ का पेमेंट होगा, यानी कंपनी किसी को भी अगर पहले पेमेंट करेगी तो वो पहले पेमेंट किनको करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होता है जो अपने साथ दो राइट्स कैरी करता है, एक राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, एंड सेकेंड इनको रिटर्न होता है कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि आप लोग 11th में ये पढ़ चुके हो तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको एक बार मैं समझा देता हूँ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स उस प्रेफरेंस शेयर्स को बोलते हैं जब कभी भी किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी साल में भी किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल मान लो इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो अगले साल कंपनी इस साल और अगले साल दोनों साल का जोड़ के डिविडेंड पे करेगी। यानी कि अरियर्स ऑफ डिविडेंड हम लोग किसी साल में किसी साल का किसी नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यानी डिविडेंड अरियर्स की तरह एक्यूमुलेट हो जाता है और जिस साल में कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी वो सारा ऐड ऑन करके डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है और बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को देगी। नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलते हैं जिस साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ उस साल में कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देगी। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी और वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, वो अरियर्स की तरह क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस की तरह वो एडिशन नहीं होगा, यानी जिस साल में लॉस हो गया उस साल का उनको डिविडेंड अगले किसी भी साल में मिलने वाला नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलते हैं जब कभी भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड दे देती है तो उनको डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ सरप्लस पैसा बच जाता है, सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है कंपनी के पास, तो वो पैसे में प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी उसमें से भी कुछ पैसे में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो पैसे में से उनको भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो सरप्लस पैसे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलते हैं जो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद सरप्लस प्रॉफिट में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसके बाद उस सरप्लस में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलते हैं जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आगे में चल के वो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स में चेंज हो जाए, यानी कंपनी बदले में उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कन्वर्ट हो जाए। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो आगे चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो उसको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 20 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स के अंदर उसका पेमेंट हो जाना है, यानी कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू की है और बदले में लोगों से पैसा ली है वो सारा पैसा कंपनी को वापस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देना है, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलते हैं जो कंपनी आगे चल के पेमेंट नहीं करेगी, यानी इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। इसमें पैसा तभी वापस होता है जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो कंपनी क्या करेगी, आपको पैसा वापस करेगी। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड्स। इक्विटी शेयर्स उन शेयर्स को बोलते हैं जिनको भी डिविडेंड हम लोग पे करते हैं, तो वो डिविडेंड हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो पैसा बच गया वो पैसा एज डिविडेंड हम लोग पे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स जो भी खरीदता है, सब्सक्राइब करता है जो भी शेयर होल्डर, उसके पास कुछ राइट्स आ जाता है। इक्विटी शेयर्स होल्डर को हम लोग ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है। उनके पास कुछ वोटिंग राइट्स आ जाता है, जैसे राइट टू टेक डिसीजन, राइट टू गिव वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, और बहुत कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल, यहाँ से आपका क्लास 12 का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू होता है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। ये तो इक्विटी शेयर्स तक आपके क्लास 11th में भी टॉपिक था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी इसको समझ लिए। यहाँ से आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका आएगा। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है? लिखा हुआ है शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जब शेयर इशू करके लोगों से पैसा लेती है, जब भी कंपनी को पैसे का ज़रूरत पड़ता है तो कंपनी शेयर इशू करती है और लोगों से पैसा लेती है। जो भी पैसा वो लोगों से लेती है उस पैसे को बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स इशू करके जो पैसा लेती है उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब शेयर कैपिटल कितने तरीके का होता है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हम लोग पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल 5 तरीके का होता है, ठीक है। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग दूसरे नाम से रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? लिखा हुआ है इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच ए कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है जिसका कंपनी शेयर इशू कर सकती है। पूरे लाइफ टाइम में जितने पैसे का कंपनी शेयर इशू कर सकती है वो कैपिटल कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है। यानी इसके बाद कंपनी के पास 1 रुपये भी नहीं है जिसका शेयर वो इशू कर सकती है, ठीक है। सेकंड, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल it is that part of authorized capital which is actually offered to the public for subscription। इशूड कैपिटल वो पार्ट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल का जो कंपनी ऑफर करती है लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। अभी आपको हम प्रैक्टिकली बताएंगे एग्जांपल लेके। पहले हम लोग 5 कैपिटल देख लेते हैं क्या है। तो ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी होता है जिसका कंपनी शेयर इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है ऑथोराइज कैपिटल का जितने का कंपनी ऑफर देती है लोगों को कि आप खरीद सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब कैपिटल इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब कैपिटल उस कैपिटल को बोलते हैं जो लोग अप्लाई करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, खरीदने के लिए लोग एप्लीकेशन डालते हैं तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरीके का होता है। सब्सक्राइब कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि एक शेयर अगर कंपनी 100 रुपये का इशू की है तो कंपनी को 100 रुपये मिल गया, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। एक शेयर कंपनी 100 रुपये का इशू की है, इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। एक शेयर कंपनी 100 रुपये का इशू की है और कंपनी को 100 रुपये मिल गया तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यही कंपनी एक शेयर इशू की 100 रुपये का इशू की लेकिन कंपनी को सिर्फ 80 रुपये मिला, 20 रुपये नहीं मिला, तो 20 रुपये जो नहीं मिला उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कैपिटल है कॉल्ड अप कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है कंपनी का जो कंपनी को अप्लाई किए हैं शेयर होल्डर सब्सक्रिप्शन के लिए और जो पैसा कंपनी मांगती है। यानी कंपनी 100 रुपये का शेयर इशू की लेकिन कंपनी सिर्फ 80 रुपये ही मांगी, 80 रुपये मांगी, कॉल्ड अप मांगी, कितना मांगी? 80 रुपये मांगी। यही 80 रुपये शेयर होल्डर्स को देना है तो उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं।
नेक्स्ट पेड अप कैपिटल. Paid up capital, it refers to that portion of called up capital which has been actually received from the shareholders. यानी पेड अप कैपिटल उस कैपिटल को बोलते हैं जो एक्चुअली में हमको शेयर होल्डर से मिलता है. कंपनी 100 रुपये का शेयर इशू की, कंपनी एक शेयर 100 रुपये का इशू की, लेकिन कंपनी कॉल्ड अप की 80 रुपये. कंपनी 80 रुपये ही मांगी, कंपनी 80 रुपये मांगी, लेकिन लोगों ने कंपनी को सिर्फ 60 रुपये ही दिए, तो ये 60 रुपये पेड अप कैपिटल हो जाएगा. पेड अप कैपिटल जो एक्चुअली में रिसीव होता है शेयर होल्डर से. तो शेयर होल्डर्स कितना पैसा दिए, हर शेयर पे, एक शेयर पे 60 रुपये दिए, तो ये 60 रुपये कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल समझने के लिए. ऑथोराइज कैपिटल, मान लो किसी कंपनी का कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो इसको हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलेंगे. ठीक है. किसी कंपनी का अगर कैपिटल 10 लाख रुपया दिया है, यानी कि ये ऑथोराइज कैपिटल है, और ये 10 लाख रुपए का ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकती है, इसलिए इसको हम लोग मैक्सिमम कैपिटल भी बोलते हैं. ठीक है. इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल होता है कि ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है पब्लिक के लिए. तो हमारे पास 10 लाख रुपए था, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे का पूरा 10 लाख रुपए का शेयर इशू करें. हम मान लो कि 8 लाख रुपए का शेयर इशू किए. ठीक है. ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है, तो उसको इशू कैपिटल बोलते हैं. हमारे पास 10 लाख रुपए था, कंपनी 8 लाख रुपए का शेयर इशू की, तो इशूड कैपिटल 8 लाख रुपए हो जाएगा. ठीक. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लोग सब्सक्राइब किए, खरीदे, लोग सब्सक्राइब किए, मान लो 7 लाख रुपए का शेयर्स लोग अप्लाई किए, खरीदने के लिए लोग अप्लाई किए. 7 लाख शेयर्स, कितना शेयर्स होगा? 70,000 शेयर्स. मान लो एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपये है, तो 70,000 शेयर्स होगा. 70,000 इंटू 10, 7 लाख रुपए हो जाएगा. तो 7 लाख का कंपनी का एप्लीकेशन आया है, लोग बोले कि हमको भी शेयर चाहिए. 7 लाख एप्लीकेशन आया है जिनको शेयर्स चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कंपनी क्या करती है? कंपनी सारे लोगों को शेयर इशू नहीं करती है. कंपनी देखती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शेयर इशू करना ठीक नहीं रहेगा, तो कंपनी कुछ लोगों को शेयर इशू नहीं करती है. तो 7 लाख एप्लीकेशंस आया था, कंपनी 6 लाख रुपए मांगी, यानी 6 लाख में से 70,000 में से 60,000 शेयर्स ही कंपनी इशू कर रही है. सिर्फ कंपनी 6 लाख रुपए मांगी, कंपनी 6 लाख रुपए मांगी, लेकिन शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए, तो वो कैपिटल पेड अप कैपिटल हो जाएगा. इट इज़ जस्ट लाइक इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ स्कूल. कभी भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. वैसे ही जैसे कि हमको अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए कंपनी का स्कूल का प्रोस्पेक्टस लेना होता है. स्कूल के प्रोस्पेक्टस के लिए कुछ फ़ीस लगता है, और उसमें पीछे में फॉर्म दिया होता है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई करो. फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको कुछ पैसा देना होता है, वो पैसा सब्सक्राइब कैपिटल होता है. ठीक है. अब आपको स्कूल बताती है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और कट ऑफ में अगर आपका नाम आ जाता है तो फर्दर आपको एडमिशन का पैसा देना पड़ेगा. तो स्कूल का फ़ीस मान लो कि 6 लाख रुपए था, आप 6 लाख रुपए एट द सेम टाइम नहीं दिए, आप 5 लाख रुपए ही दिए, बाकी का पैसा फर्दर आगे चल के दोगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल. ये जस्ट लाइक स्कूल में एडमिशन लेते हैं जैसे प्रोस्पेक्टस के थ्रू, वैसे ही कंपनी शेयर इशू करती है अपने प्रोस्पेक्टस को मार्केट में इशू करके. तो ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल. अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल देना. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी बताऊंगा, जिससे ये क्लियर भी होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है. थैंक यू.